हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन इंट्रोडक्शन, मतलब इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि किसी भी बड़ी चीज़ को बनाने के लिए उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक हम किसी भी बड़ी चीज़ को बनाने के लिए उसका बेसिक का हमें पता नहीं होगा, उसको नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन जो हमारा होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का रिवर्स जो होता है वो हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है। यहाँ पे लिखते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोले? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब हमारा डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है। मतलब हम आपको एग्जांपल के साथ बता लाते हैं। जैसे हम कोई ले लिए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है, हम बोले कि इसका डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट किए तो मुझे क्या मिला? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला? एफ डेक्स एक्स इक्वल टू 3x² मिला। ठीक है, अब हम क्वेश्चन चेंज कर देंगे। हमको इसका, हम बोले फंक्शन है ये दिया हुआ है, इसको आप डिफरेंशिएट किए तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिला। अब हम बोलेंगे कि मान लीजिए ये मेरा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा नहीं दिया हुआ है और हम बोले कि ये जो 3x² है वो किसको डिफरेंशिएट करने से मिला। मेरे बात को समझिएगा। हम ये x³ को ढक दें और बोले कि ये मेरा नहीं दिया हुआ है और हम आपसे पूछे कि ये जो 3x² है वो किसको डिफरेंशिएट करने से मिला है, तब आप कैसे जवाब दीजिएगा? तो इसी का आंसर फाइंड आउट करने के मेथड को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसी का आंसर फाइंड आउट करने के मेथड को इंटीग्रेशन कहते हैं। मान लीजिए हमको पता करना है कि ये 3x² किसको डिफरेंशिएट करने से मिला है, तो हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसके डिफरेंशिएट करने से मिला है। ठीक है, ठीक है, मतलब हम क्या कह सकते हैं? रिवर्स क्वेश्चन का आंसर पता करना ही हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, क्या? रिवर्स क्वेश्चन का आंसर पता करना ही हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दिया हुआ है हमारा डी लॉग एक्स। ठीक है, डी एक्स ये तो हमारा डिफरेंशिएशन है, ये तो पता ही होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेट कर दिए तो हमें क्या मिल गया? इसका इंटीग्रेशन ये मिल जाता है। जब इसका डिफरेंशिएशन ये होगा तो ये श्योर है कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन मुझे क्या मिल गया? लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। ये प्लस सी और मॉड ऑफ एक्स क्यों लगाते हैं हम आगे बताएंगे। ठीक है, ऐसे मिल गया, मतलब रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे यूज हुआ है ना। तो मतलब हम क्या बताएं कि रिवर्स क्वेश्चन का आंसर पता करना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? अब आइए देखते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू हम x³ ले, हम y इक्वल टू x³ कुछ भी लिख सकते हैं, हम तो यही रहे। हम बोले कि इसका डिफरेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला मेरा? 3x²। ठीक है, मान लीजिए हम बोले कि y इक्वल टू x³ प्लस 5। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन मुझे क्या मिल गया? 3x² प्लस 0, क्योंकि हम जानते हैं, हम डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि dx⁴n dx का इंटीग्रेशन हम इस प्रकार से कर देते हैं। मतलब आप एक बात याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, पावर जुटता है, मतलब पावर इंक्रीजेस, और पावर जुटने के साथ साथ इंटीग्रेशन में जितना पावर हम जोड़ेंगे उतना डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है? पावर घटता है, जो हमारा n में जोड़ते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हम आपको बताएंगे और डिटेल में। जैसे यहाँ पे n को मल्टीप्लाई कर दिए n इंटू x⁴n−1। ठीक है, वही हम किए। यहाँ पे देखिए n मेरा 3 था तो n को नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और पावर को हम 1 घटा दिए n-1, तो 3-1 इक्वल टू 2। तो ये डिफरेंशिएशन ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कांस्टेंट 0, मतलब 5 का 0 क्यों कर दिए? क्योंकि हम जानते हैं कि 5 हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ऑलवेज 0 होता है। मतलब डी बाई डी एक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, मतलब कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, एक और लेते हैं, y इक्वल टू मान लीजिए x³ 120 12 लेते हैं। ठीक है,
इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा मेरा, वही आएगा dy/dx 3x² प्लस 0। अगर यहाँ पे 120 भी रहता तो भी मेरा 0 आता, अगर यहाँ पे 1200 भी रहता तो भी मेरा 0 आता है। ठीक है, मतलब ये हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करने से हमें 0 आता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको इसका कहाँ पे गया, हाँ इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो क्या है 3x² है dx, हम dx लगाना हमेशा जरूरी है, वो बताएंगे क्यों लगाते हैं dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन जब इसका डिफरेंशिएशन ये मिला तो श्योर कि इसका इंटीग्रेशन ये मिलेगा, तो हम लिख देते हैं अभी x³। ठीक है, इसके साथ एक चीज़ और मेरा है, कौन चीज़ पता है, यहाँ पे देखिए x³ + 5 का जो मेरा डिफरेंशिएशन मिला 3x² + 0 मिला है, तो 3x² यहाँ पे भी मेरा +0 है, लेकिन ये इनविजिबल रहता है। ठीक है, मतलब मुझे पता नहीं चलता और यूज़ नहीं करते, बहुत को बताते भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे 0 भी रहता है प्लस में। ठीक है, और 0 हमें पता नहीं चलता है कि किसके डिफरेंशिएट करने से मिला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1200 को भी डिफरेंशिएट किया तो 0 मिला, यहाँ पे 5 को भी डिफरेंशिएट किया तो 0 मिला। मतलब हमें परफेक्ट पता नहीं है कि हम अनडिसाइडेड हैं कि किसको डिफरेंशिएट करने से मुझे 0 मिला, इसीलिए यहाँ पे हम +c जोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे अनडिसाइडेड है कि 0 हमें किसके डिफरेंशिएट करने से मिला है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे +c जोड़ते हैं। दैट मीन दैट c इज कॉल्ड, लिख सकते हैं कि दैट c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये हमेशा इंटीग्रेशन में, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में +c लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता तो नहीं ना है कि ये जो हमारा 0 है किसके डिफरेंशिएट करने से आया। जी तो मेरा इनविजिबल होता है, इसको हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा ये जो c हो गया वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे। मान लीजिए नाउ, ये हमारा नाउ बस वैसे लिख दिए। अब कोई फंक्शन दिया है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, f(x) dx। मान लीजिए इसका आंसर मुझे आया 5x + c क्यों, बिकॉज वी डोंट नो दैट 0 कहाँ से आया है। 0 का डिफरेंशिएट करने, किसका डिफरेंशिएट करने से, मतलब 5 का, 112 का, 120 का, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन 1 2 ... बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएट करने से कौन सा 0 आया है हमें तो परफेक्ट पता नहीं, इसीलिए हम c+ जोड़ें। ठीक है, अब इसका डिनोशन हम बताते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा हो गया इंटीग्रल सिंबल, मतलब इंटीग्रल साइन, मतलब ये मेरा इंटीग्रेशन का साइन हो गया। ठीक है, और ये मेरा हो गया इंटीग्रेंड, मतलब हमें जिसका इंटीग्रेंड, मतलब हमें जिसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, उसे इंटीग्रेंड बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब डिफरेंशियल ऑफ x। ये एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में ये dx लगाना हमें बहुत ही ज़रूरी है भाई, याद रखना। या हिंदी में ही मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये हमको थोड़ी ना एग्जाम में पूछने वाला है, ये तो हमें माइंड में रखना है। ठीक है, ताकि नॉलेज रहे हमें। या डिफरेंशियल ऑफ x हो जाता है। ठीक है, ये मेरा कौन सी एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशियल ऑफ x। यहाँ पे जो 5x मुझे प्राप्त हुआ है, मतलब इसके इंटीग्रेट करने से मुझे 5x प्राप्त हुआ है, ये मेरा हो गया पेरिमेटिव। ठीक है, मतलब जो हमें प्राप्त हुआ उसको हम पेरिमेटिव बोल सकते हैं या फिर अंडर डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, पेरिमेटिव। ठीक है, और ये जो मेरा कांस्टेंट हो गया c, ये तो हम बता चुके हैं आपको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं फिर भी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। मतलब सबका डिनोशन मैंने आपको बता दिया है कि हम इस साइन कैसे, इंटीग्रल का साइन कैसे होता है, इंटीग्रेट कैसे,
इंटीग्रेंड कैसे किसे कहते हैं, प्रिमिटिव क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्या होता है। ठीक है, मतलब हमको dx लगाना कंपलसरी है, dx लगाना बहुत जरूरी। ठीक है, देखते हैं कुछ और बातें इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन जो हमारा है वो दो पर टाइप का होता है। ठीक है, पहला जो मेरा होता है वो होता है इनडिफिनिट, जो हम अभी पढ़ेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है मेरा डिफिनिट। हम इस डिफिनिट के बारे में उतना डिटेल नहीं जानेंगे, अभी हमको इनडिफिनिट पढ़ना है। डिफिनिट मैं बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो ये हमें मिलता है एफ, मान लीजिए 5x मिला, 5x प्लस सी, वी नो सी इज़ कंपल्सरी। ठीक है, बट इनडिफिनिट में एफ एक्स के साथ साथ फंक्शन जो हमारा लिमिट भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, डी एक्स, तो हमें 5x तो मिलेगा बट हम सी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसका जो आंसर मिलता है वो फिक्स मिलता है, मतलब डिफिनिट, और इसका इनडिफिनिट मिलता है। मतलब इसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट नहीं दिया है, इसलिए वेरिएबल्स आ जाते हैं इसमें इसलिए इसमें प्लस सी लगाते हैं, लेकिन इसमें प्लस सी हम नहीं लगाएंगे, ये मेरा इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दिया है, तो लिमिट पुट करके हम परफेक्ट आंसर ले आते हैं। ठीक है, ये हमारा लोअर लिमिट हो जाता है, ये हम इसको अपर लिमिट बोलते हैं, ये हम डिटेल में जानेंगे आगे चल के। ठीक है, अब पता चल गया कि इनडिफिनिट में हम प्लस सी क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये मेरा इनडिफिनिट है, मतलब इसका आंसर जो इनडिफिनिट मिलता है, मुझे पता नहीं परफेक्ट कि क्या होगा इसका आंसर, और डिफिनिट में हमारा लिमिट दिया हुआ रहता है, इससे हमें पता चल जाता है परफेक्ट आंसर क्या है, इसलिए हम इसमें सी नहीं लगाते हैं। ठीक है, सी नहीं लगाते हैं इसमें, और इसमें सी लगाते हैं। और सी क्यों लगाते हैं वो तो हम बता चुके हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि जीरो जो है हमारा किसके डिफ्रेंशिएट करने से मिला है। और नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ फॉर्मूला। आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन किसी को भी बनाए, इसको बनाने के लिए फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है। फार्मूला मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला वहाँ पे, उससे बाहर एक भी फार्मूला नहीं होगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर भी मैं कुछ बेसिक्स चीज़ बता दूंगा इसमें, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा कि एफ एक्स की हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है डी एक्स। ठीक है, तो कांस्टेंट को हम यहाँ पे बाहर ले सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, जैसे हम इसी को जैसे एज डिफरेंशिएट करते थे ना, जैसे ए मेरा मान लीजिए कोई कांस्टेंट था एफ एक्स, तो हम क्या करते थे, कांस्टेंट को बाहर ले सकते थे, बाहर ले लेते थे डिफरेंशिएशन में, फिर उसके बाद करते थे इसका डिफरेंशिएशन। उसी प्रकार से तो है, कांस्टेंट बाहर ले ली। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं आता है। पहला प्रोडक्ट रूल और दूसरा क्वाड्रेट रूल नहीं आता है। मतलब प्रोडक्ट, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल नहीं फॉलो होगा। अब आप बोलिए कि प्रोडक्ट रूल तो बाई पार्ट रूल अगर आप लोग सुने होंगे तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं मेरी बातों को कि प्रोडक्ट रूल कैसे नहीं आता है, आप बताएं कि नहीं आता है। तो प्रोडक्ट रूल अभी नहीं आता है। ठीक है, ये बाई पार्ट हम रियर केस में लगाते हैं। ठीक है, जो कि आगे चल के अभी हम हाल फिलहाल में देखेंगे कि जब प्रोडक्ट में आए, क्वाड्रेंट में आ जाए, तो हम इसको कैसे, इसको प्लस माइनस में लाके हमको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब ऐसे कोई भी दिया हुआ रहेगा फंक्शन, मान लीजिए ये मेरा एफ एक्स दिया हुआ है प्लस माइनस जी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये होल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन, अलग अलग तो लिख ही सकते हैं, प्लस माइनस डी एक्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब डिवाइडेड में आ गया, तो हम इसको इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, इसको पहले इस प्रकार इस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, प्लस या माइनस के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्स बाई एक्स प्लस 1/x। ठीक है, तो एक्स बाई एक्स हम जानते हैं कि 1
प्लस 1/x, ये मेरा हो गया। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन हम आपको बता चुके हैं और 1/x का भी इंटीग्रेशन बता चुके हैं। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब प्लस माइनस मिला के हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे हम आपको एक इंटीग्रेशन बताते हैं, जैसे पहला ओनली फॉर dx रहेगा तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए तो ds के साथ साथ मेरा 1 मल्टीप्लाई ई भी इनविजिबल रहेगा मेरा, मतलब 1 वहाँ पे नहीं दिया हुआ रहेगा, ओनली फॉर dx दिया रहेगा। तो मैं इसका जो इंटीग्रेशन है वो x प्लस सी होता है। ठीक है, क्यों, ये तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि 1 इंटू डी एक्स, मतलब dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है, या तो फिर डिफ्रेंसिएशन का फंडा अपना सकते हैं यहाँ पे। मतलब कैसे, जैसे मेरा यहाँ पे dx अपॉन dx, मतलब dx का डिफ्रेंसिएशन मेरा 1 होता है, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो मेरा क्या होगा, x हो जाएगा। मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन मेरा ये आएगा। ठीक है, यही तो हम बोले ना कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या फंडा यूज़ किए, फार्मूला बोले, कुछ फार्मूला बता देते हैं, बाकी तो आपको देखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे मेरा है x⁴n dx। यहाँ पे देखिए हम क्या बोले थे, इंटीग्रेशन में पावर जुटता है और जो पावर जितना जोड़ते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में पावर घटता है और जो पावर घट के बचता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर जोड़ के और उसको साथ साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर जोड़ते हैं x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी इज़ कंपल्सरी इन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक कंडीशन रहता है कि n नॉट इक्वल टू -1। यहाँ पे n का वैल्यू हमारा -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि n का वैल्यू अगर यहाँ पे मेरा -1 आ गया तो यहाँ पे -1 + 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो फिर ये तो 1 ही आ जाएगा ना, तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो मतलब यहाँ पे मेरा n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ठीक है, एग्जांपल अब देते हैं, आइए एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल मेरा हो गया, बोल रहा है कि इंटीग्रेशन कीजिए x⁵ dx का। ये देखिए तो x⁴n के फॉर्म में है ना, तो उसी तरह करेंगे, बस सिंपल है। इंटीग्रेशन इज़ बहुत ईजी है, इंटीग्रेशन भी बहुत ईजी, बस आपको ध्यान में रखना है स्टेप्स बाय स्टेप्स। ठीक है, +5 मतलब इंटीग्रेशन है तो डिवाइड होगा, प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया 1/6 इंटू x⁶ प्लस सी। 5 + 1 = 6 एंड 5 + 1 = 6, मतलब इसको हम अलग करके लिखते हैं। ठीक है, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर मेरा, प्लस सी। समझ में आ रहा है ना, ये सब बात की फिर से दोहराना पड़ेगा, सही है ना। एक आध और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे 1/x dx। ये तो मैं बता ही चुका हूँ, आपको तो पता ही होगा, मेरे लिखने के पहले बता देना चाहिए आपको क्या होगा। हाँ सही बोले, log mod ऑफ x प्लस सी, क्या सही है ना। अब एक और लेते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, 1/x³ लिए। ठीक है, x³ लिए तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से कर सकते हैं, ये कर देते हैं, बोलते हैं ये तो 1/x के फॉर्म में है तो इसको लिख देते हैं ऐसे x³ प्लस सी। ये टोटली रॉन्ग है भाई, ये टोटली रॉन्ग है, समझें। या तो फिर कुछ लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, ये इस तरह नहीं बनेगा तो कोई बोलेगा कि ये इस तरह बनेगा, x³ + 3 + 1 फिर 3 + 1। ये भी भाई टोटली रॉन्ग है, ये ऐसे भी नहीं बनेगा। ठीक है, पहले आपको देखना है फॉर्मूला को, ये किसके लिए वैलिड हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ 1/x होना चाहिए, नॉट 1/x या फिर 1/x², ओनली फॉर मेरा 1/x होना चाहिए, तभी ये फार्मूला वैलिड होगा। ठीक है, तब बात आती है कि यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे। जैसे एक चीज़ आप पढ़े होंगे, मैं बताता हूँ, 1/x³ है, dx है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x⁻³ dx। कैसे देखेंगे हम, 1/a⁴n, ये तो बेसिक चीज़ है, इसको ये सब आपको पता ही होगा, बट मैं लिख दे रहा हूँ योर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो मेरा -1 तो है नहीं, तो मतलब ये मेरा इंटीग्रेशन होगा। क्या करेंगे, -3 + 1
और जितना जोड़े डिवाइड करेंगे +1 प्लस सी इज़ कंपल्सरी, ओके, एंड हेयर -2 प्लस सी, इसको और बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, -1/2 इंटू 1/x², ठीक है। मतलब इस प्रकार से भी हो सकता है कि -1 है तो ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो वही किए हम यहाँ पे प्लस सी, दैट मीन क्या आ गया मेरा 1/2x² प्लस सी, ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ये दिया हुआ है √(x), तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, यही बात है, दिखाते हैं आपको कैसे बनाएंगे। सो देखिए इसका क्या फंडा होता है कि इसको हम लिख सकते हैं x⁴ 1/2। क्यों बताता हूँ आपको क्यों लिख देते हैं, क्योंकि हम देखिए इधर बताते हैं √x का जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब √x दिया रहेगा तो उसका पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मेरा 1 है, ठीक है, इसके पावर 1 है, तब हम इसको लिखेंगे x⁴ 1/3, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है n x⁴m, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/n, दैट मीन x⁴m/n, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको बनाते हैं, वही सेम ही फंडा होगा, यही वाला रूल अप्लाई होगा, यही वाला है, x⁴n है मेरा, तो x⁴n तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा इसका 1 + 1/2 + 1 जुटेगा, जितना जोड़े उतना डिवाइड भी करेंगे, प्लस में c आएगा मेरा, ठीक है। अब इसको जोड़ के देखिएगा एलसीएम लेके, तो 1 2 मतलब 3/2 आ जाएगा, ठीक है, देखिएगा 3/2 आ गया, तो डिवाइडेड में भी मेरा 3/2 आएगा प्लस सी, ठीक है। अब देखिए तो ये ऊपर चल जाएगा तो ये मेरा 2/3 हो जाएगा, ऐसा होता है 3/2 प्लस सी, इसी ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, आपको क्वेश्चन है हमारा x³ + x², इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या बोले थे, ये किसके फॉर्म में है, हम अभी उस समय बताए थे कि प्लस इसके फॉर्म में है, देखिए इसके फॉर्म में, तो अलग अलग करके लिखेंगे dx, ठीक है, अलग अलग करते क्या आ जाएगा मेरा x³ dx प्लस s² dx, ठीक है। वही सेम फंडा लगेगा इसमें, मतलब सेम रूल लगेगा, सॉरी। तो क्या करेंगे 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 प्लस x का 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस सी हम एक ही देंगे, ये नहीं कि अलग अलग इंटीग्रेट किए हैं तो 2 सी दे देंगे, नहीं, सी इज़ कॉमन, ठीक है। मान लीजिए इस यहाँ पे मान लीजिए हम इसका डिफरेंशिएट करते और 120 + 105 रहता है, ठीक है, या फिर कुछ भी रहता कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएट करते तो मेरा 0 आता, तो 0 0 मेरा कॉमन आ जाता ना, तो इसीलिए सी हमको एक ही देना है, ठीक है। तो x⁴ डिवाइडेड बाई 4 x⁴3 फिर x⁻c, ये मेरा हो गया क्वाड सॉल्यूशन। तो मुझे आशा है कि आपको ये इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया और काफ़ी बेहतर लगा होगा। अब इसके अगला वीडियो में हम लेके आएंगे, मतलब एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का, जैक बोर्ड के लिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, मतलब जो हम देखेंगे जो डिफ़िकल्ट होगा उसको सॉल्व करेंगे, और आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि जितना से जितना आसान क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। धन्यवाद, थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, धन्यवाद।